हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस सेशन के लिए हम स्वागत करते हैं आप सभी का। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्मॉल कंपनी के बारे में। 15 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पहले जो स्मॉल कंपनी का डेफिनीशन था उस स्मॉल कंपनी के डेफिनीशन को अब रिवाइज कर दिया गया है। तो अब स्मॉल कंपनी का जो डेफिनीशन है वो क्या हो गया है? A small company means other than public company having paid up share capital not exceeding rupees 4 crore and turnover not exceeding rupees 40 crore. Earlier to this notification, the limit was 50 lakh and 50 lakh in respect of the paid up capital and 2 crore for turnover. But now this limit has been increased from 50 lakh to 4 crore and in respect of turnover 2 crore to 40 crore. तो कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं ये स्मॉल कंपनी का जो डेफिनीशन है अब उसकी जो लिमिट थी पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की जो लिमिट थी इंक्रीज कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। और अब ये स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी। ये अदर देन पब्लिक कंपनी इसलिए होता है क्योंकि आप भी जानते हैं कि पब्लिक कंपनी एक वाइडली हेल्ड कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो पब्लिक कंपनी को वाइडली हेल्ड कंपनी कहा जाता है। वाइडली हेल्ड कंपनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, इसका रेंज वाइड होता है। तो लाजमी है कि भला हम एक पब्लिक कंपनी को स्मॉल कंपनी कैसे कह सकते हैं। इसलिए जो स्मॉल कंपनी का डेफिनीशन है वो स्टार्ट ही इस तरीके से होता है कि स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी। ये आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी। उसके बाद इसमें दो लिमिट है जो हमको याद रखना है। हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नाउ नॉट एक्सीडिंग रुपीज 4 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग रुपीज 40 करोड़। यहाँ पे जो वर्ड है एंड है तो ये भी आपको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखना है कि स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन के केस में इस दोनों जो क्राइटेरिया है, दोनों जो कंडीशन है, इसका फुलफिल होना जरूरी है। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तो हम उस कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। इसका ये मतलब है कि अगर किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम है लेकिन अगर उसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा तो ये स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। यानी कि स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में वो तभी कवर होगा जब वो अदर देन पब्लिक कंपनी होगा और उसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि अप टू 4 करोड़ हो सकता है, और उसका टर्नओवर भी 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमें याद रखना है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग रुपीज 4 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग रुपीज 40 करोड़। तो ये स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है। लेकिन स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में कुछ कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है। यानी कि द क्लॉज, इसका जो प्रोविजो है वो कहता है कि द क्लॉज shall not be applicable, okay, the clause shall not be applicable to holding and subsidiary companies। उसके बाद कहता है सेक्शन 8 कंपनीज, कोई स्पेशल कंपनी है उस पर, या कोई भी ऐसी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पे नोटिफाई करे ऑफिशियल गजट में, उसको हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। यानी अभी जो हमने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 में, उसके एक्सेप्शन क्या है? तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, कोई भी होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी हो, भले ही वो प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी है, भले ही वो प्राइवेट कंपनी है और भले ही उसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम है और उसका टर्नओवर भी 40 करोड़ से कम है या 40 करोड़ तक है, तो ध्यान रखिए बात, अगर होल्डिंग और सब्सिडियरी है कोई कंपनी तो हम उस कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। यानी बिफोर डिटर्मिनेशन कि वेदर अ कंपनी इज ए स्मॉल कंपनी और नॉट, we have also need to identify कि whether the relationship between the company considered as a holding or subsidiary or not। तो हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट कर रहा है कि whether the relationship exists between both companies होल्डिंग और सब्सिडियरी और नॉट। अगर होल्डिंग और सब्सिडियरी के रूप में अगर रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो ध्यान रखे बात, उसे हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। कोई भी सेक्शन 8 कंपनी जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हम उसे स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। कोई स्पेशल कंपनी, जैसा कि आप जानते हैं एक सरफेसी एक्ट है
अकॉर्डिंग टू सरफेसी एक्ट बैंक के एनपीओ वगैरह जो होते हैं उसको रिकवर करने के लिए असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या स्पेशल पर्पस व्हीकल जैसी कंपनी बनाई जाती है कंपनीज एक्ट के माध्यम से, और फिर आरबीआई का लाइसेंस लेकर के वो कंपनी अपना बिजनेस एक्टिविटी कर सकती है। तो इस तरह की स्मॉल कंपनी, इस तरह की जो स्पेशल कंपनीज हैं वो भी स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में कवर नहीं किए जाएंगे। और इसके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफाई करती है तो हम उसे भी स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है कि एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹4 करोड़ एंड टर्न ओवर नॉट एक्सीडिंग ₹40 करोड़, बट दीज आर द सर्टेन एक्सेप्शंस कि होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, सेक्शन 8 कंपनी को हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, किसी भी स्पेशल कंपनी को हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, और कोई भी ऐसी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफाई किया है उसे भी हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे। अब इससे आगे की जो बात है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सर स्मॉल कंपनी होने का फ़ायदा क्या है। जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट और 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। जे ईरानी कमेटी जो थी उन्होंने रिकमेंड किया था और फिर ये प्रोविज़न कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किए गए। इस प्रोविज़न को लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे यहाँ जो अनऑर्गेनाइज बिजनेस कल्चर है हम उसको ऑर्गेनाइज करें, यानी कि कॉर्पोरेट कल्चर को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी बना के काम करें। इस वजह से इस तरह के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किए गए। तो लाजमी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी बना के तब काम करेंगे जब सरकार के द्वारा कंप्लायंस में कहीं ना कहीं कुछ अहमियत, कुछ उनको हाफियत दिया जाएगा, कुछ छूट दिया जाएगा। तो ये स्मॉल कंपनी को जनरली वही बेनिफिट्स है, वही एग्जेम्पशंस है जो एक 1 पर्सन कंपनी को दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है स्मॉल कंपनी होने का और क्या क्या बेनिफिट्स है इसके कंप्लायंस के रिस्पेक्ट में क्या क्या बेनिफिट्स है। हाल ही फिलहाल में एक ऐसी भी सूचना सुनने को मिली थी कि आने वाले टाइम में शायद स्मॉल कंपनी पर से ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है शायद वो हट जाए, बट ऐसा अभी कुछ नहीं है। अब जैसा सरकार और जैसा लेजिस्लेटिव उचित समझेगी, आगे अगर ऐसा कानून बनता है तो हम लोग उससे आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक जो स्मॉल कंपनी के लिए बेनिफिट्स है, जो स्मॉल कंपनी के लिए एग्जेम्पशंस लॉ में दिए गए हैं, अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि स्मॉल कंपनी के लिए क्या क्या अभी एग्जेम्पशंस अवेलेबल है। देखते हैं क्या क्या है इसमें। हम लोग देखते हैं कि बेनिफिट्स, एक स्मॉल कंपनी होने का बेनिफिट्स क्या क्या है। तो देखिए हम एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आप देखेंगे कि पहला जो इसमें बेनिफिट्स है, ओनली 2 बोर्ड मीटिंग रिक्वायर्ड इन अ कैलेंडर ईयर, ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यू नो वेरी वेल, देयर आर एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड बाय एवरी कंपनी अदर देन ओपीसी, कि हर कंपनी को साल में एक कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग करना होता है, 4 बोर्ड मीटिंग करना होता है। और कहता है कि द गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज। ये जनरल प्रोविजन है एज पर सेक्शन 173। बट अगर कोई कंपनी स्मॉल कंपनी है तो उस केस में प्रोविजन ये कहता है कि उस कंपनी को केवल 2 बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा साल में। कहता है कि इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर 1 बोर्ड मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड। तो लाजमी है कि अगर हाफ कैलेंडर ईयर में 1 बोर्ड मीटिंग करना अनिवार्य है तो स्वाभाविक है कि एक साल में कितना बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, 2 बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ पे भी एक छूट है कहीं ना कहीं कि ऐसे जनरल प्रोविजन है कि कंपनियों को 4 बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई कंपनी स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में कवर होता है तो उस कंपनी को 2 बोर्ड मीटिंग करने से ही काम चल जाएगा। तो पहला तो एग्जेम्पशन ये है कि सेक्शन 173 के अकॉर्डिंग ऐसे जनरल कंपनियों के लिए 4 है, बट स्मॉल कंपनी के लिए ये मीटिंग साल में 2 ही करना पड़ेगा। ये सेम प्रोविजन 1 पर्सन कंपनी के लिए भी है, अगर 1 पर्सन कंपनी में डायरेक्टर एक से ज़्यादा हो। ये सेम प्रोविज़न डोरमेंट कंपनी के लिए भी है कि अगर कोई डोरमेंट कंपनी है तो उसके लिए भी सेम प्रोविज़न है। तो ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट है दूसरा एग्जेम्पशन, इसको क्या है कि सेक्शन 134 सब सेक्शन 3 में बोर्ड रिपोर्ट के बारे में बात कही गई है कि एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाना होता है डायरेक्टर को, जिसको बोर्ड रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो जो स्मॉल कंपनीज होगी उनको बोर्ड रिपोर्ट में जो उसके बहुत सारे उसमें जो प्रोविजंस होते हैं, उसमें बहुत सारे जो कंटेंट्स होते हैं, उसमें भी स्मॉल कंपनीज को क्या किया गया है, एग्जेम्पशन दिया गया है। दूसरा है कि अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, चेंज इन इक्विटी आता है और नोट्स टू द अकाउंट आता है। तो इन केस ऑफ ए स्मॉल कंपनीज देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे भी एक फ़ायदा है कि अगर कोई कंपनी स्मॉल कंपनी है तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे एक ये फ़ायदा है। ये सेम एग्जेम्पशन और ये सेम बेनिफिट्स एक स्मॉल कंपनी को ओपीसी को भी मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट्स हम देखते हैं कि और क्या बेनिफिट्स है स्मॉल कंपनी के लिए। तो स्मॉल कंपनी के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो स्मॉल कंपनी के लिए और भी कुछ यहाँ पे एग्जेम्पशन दिए गए हैं। द एनुअल रिटर्न, ओके, द एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी साइन बाय द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पे एक प्रोविजन है कि जनरली कंपनी का अपना एनुअल रिटर्न एज पर सेक्शन 92 कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न एनुअल जनरल मीटिंग से एजीएम से 60 दिन के अंदर इसको फाइल करना होता है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। इसमें दो फॉर्म है, एक है MGT 7 और एक है MGT 7A। ये जो 7A है यही स्मॉल कंपनी के लिए होता है और 1 पर्सन कंपनी के लिए होता है। OPC के लिए और स्मॉल कंपनी के लिए 7A है एंड अदर देन OPC एंड स्मॉल कंपनी के लिए MGT 7 है। तो जनरली OPC को और स्मॉल कंपनी को एग्जेम्पशन दिया गया है कंपनीज एक्ट में कि जब वो अपना एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तो एनुअल रिटर्न फाइल करते समय अगर उस कंपनी में, यानी कि अगर उस स्मॉल कंपनी में और अगर उस 1 पर्सन कंपनी में अगर कंपनी सेक्रेटरी अगर है होल टाइम, अगर कंपनी सेक्रेटरी अगर उस स्मॉल कंपनी और OPC में है तब तो एनुअल रिटर्न साइन करना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी को भी। लेकिन अगर उस स्मॉल कंपनी में और अगर उस 1 पर्सन कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से उसे एनुअल रिटर्न साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अदर देन OPC और स्मॉल कंपनी को कराना पड़ता है। इसका ये मतलब है कि सर 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न कंपनी सेक्रेटरी से प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से साइन करवाना नहीं पड़ता है ना। तो लाजमी है जब नहीं कराना पड़ेगा तो इसमें भी आपके कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएंगे। अगर हम किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से साइन करवाएंगे तो लाजमी है कि हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, वो हमसे फ़ी चार्ज करेंगे। एनी अदर एग्जेम्पशंस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। इसके अलावा भी जो बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पे नोटिफाई करेगी उस बेनिफिट्स के लिए स्मॉल कंपनी एलिजिबल मानी जाएगी। तो आई होप कि आपको आज समझ में आया होगा कि अब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या हो गई है और कौन कौन सी कंपनी है जो स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में कवर नहीं होती है और स्मॉल कंपनी होने का फ़ायदा क्या है। मैं फिर से थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। स्मॉल कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 दोज कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹4 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग ₹40 करोड़। बट दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल टू होल्डिंग एंड सब्सिडियरीज कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज, any other special company and the company notified by the central government time to time. Certain benefits given to the small companies. First, there is no requirement to hold 4 board meeting in a calendar year. Only 2 board meeting required to be held by the small company. Okay, in each half calendar year, at least 1 board meeting required to be held, and the gap between 2 board meeting shall not be less than 90 days in case of a small company. Second thing is that in case of preparation of the board report, certain exemptions also provided to the small companies. And third one is that थर्ड जो हमने एग्जाम्पशन पढ़ा था, तीसरा जो बेनिफिट था स्मॉल कंपनी होने का वो ये था, देखते हैं एक मिनट, कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन केस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता है। उसके बाद जो लास्ट बेनिफिट्स हमने देखा था वो लास्ट बेनिफिट लास्ट बेनिफिट ये था कि एनुअल रिटर्न फाइल करते समय इस एनुअल रिटर्न को प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से साइन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी कोई एग्जाम्पशन जो समय समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसका बेनिफिट भी स्मॉल कंपनी को दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर द मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर अमंग्स योर फ्रेंड्स। थैंक यू।